हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी यूसी नेट एसडी ग्रेड सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है? राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सच्ची लोकतंत्रीय व्यवस्था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, न्याय पर आधारित समाज। न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का अनुसरण किया और एक काल्पनिक, ठीक है, और एक जो है काल्पनिक युक्ति, ठीक है, एक काल्पनिक युक्ति है कि इस काल्पनिक स्थिति को वह अपनी मूल स्थिति की संज्ञा देता है और ऐसी स्थिति में लोग परस्पर न्याय के जो है नियम उसे मान सकते हैं। तो न्याय पर आधारित समाज, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसने न्याय पर आधारित समाज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? ठीक है, थ्रेसीमेकस, पॉलीमार्क्स, पाइथागोरस और ग्लाकोन। ठीक है, ये देखिए बहुत प्रचलित करीब ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आता भी बार बार, ये रिपीट भी होता रहता है, क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि ये प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला होता है वो एक चर्चा और ये कुलीन व्यक्ति होता है सेफालस, जिसके घर से शुरू होती है। ठीक है, सेफालस से, जिसमें सुकरात के अलावा प्लेटो का भाई होता है, ये जो ग्लॉकन है, एंडीमेटस है और थ्रेसीमेकस। ठीक है, थ्रेसीमेकस, ये जो है प्लेटो के भाई हैं। और सुकरात जो है उसमें वक्ता होता है और प्लेटो के अपने विचारों का जो है, जो प्लेटो का अपने विचारों का प्रतिनिधि है सुकरात। और सुकरात प्रश्न करता है, क्योंकि सुकरात जो है प्लेटो का गुरु था। तो सुकरात प्रश्न प्रश्न करता है कि आपके विचार से आपको धन संपत्ति से मुख्य लाभ क्या मिला? तो सेफालस जो है वो उत्तर देता है कि धन संपत्ति हमें उदार, सच्चरित्र और न्यायपरायण बनाती है। ठीक है, सेफालस क्या उत्तर देता है कि धन संपत्ति जो है हमें उदार बनाती है, सच्चरित्र बनाती है और न्यायपरायण बनाती है। जब तब सुकरात फिर पूछता है कि न्याय से आपका, ठीक है, न्याय से आप क्या समझते हैं? सेफालस परंपरावादी दृष्टिकोण को दोहराता है और वह परंपरावादी दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहता है, लगता है न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। यानी न्याय का मतलब ये हो सकता है कि सत्य बोलो और अपना ऋण चुकाओ, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है। सुकरात एक के बाद एक तर्क को काटता चला जाता है और यहाँ तक कि जो थ्रेसीमेकस है वो झुल्ला कर उसे सुना देता है कि आप दूसरों को जो है तर्क वो तो काट देने में ही अपना गौरव गर्व क्यों अनुभव करते हैं? क्या आप भी किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं? वह शुक्ला जो है सुकरात से प्रश्न करता है। लेकिन सुकरात जो होता है वो अपने प्रश्नों की बौछार में कोई ढील नहीं देता, इसीलिए सुकरात की जो विधि होती है उसे प्रश्न उत्तर विधि कहते हैं। और तब थ्रेसीमेकस क्षुब्ध होकर कहता है कि मेरा दावा है कि जिसके पास शक्ति है उसके पास उसी उसके अधिकार को ही मान्यता दी जानी, यानी जिसके पास शक्ति है उसी के अधिकार को मान्यता दी जाती है। ये कौन कहता है? ये कहता है थ्रेसीमेकस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, थ्रेसीमेकस। थोड़ा सा ए इंटरेस्टिंग लगा था मुझे बहुत, तो मैं पढ़ती थी तो ये सवाल, तो मुझे लगा कि आपको जो है सुनाऊं। तो थ्रेसीमेकस जो होता है वो झुझलाकर उसे सुना देता है कि आप दूसरों के तर्क काट देने में अपना गर्व अनुभव क्यों करते हैं और आप स्वयं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तब जो है उसने दोबारा फिर पूछा सवाल, सुकरात ने अपने प्रश्नों की बौछार लगा दी। तब थ्रेसीमेकस क्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर कहता है कि मेरा दावा है, यानी जिसके पास शक्ति है, यानी शक्तिशाली का हित। ठीक है, जिसके पास शक्ति है उसी के पास, ठीक है, क्या है? शक्तिशाली का, न्याय का मतलब शक्तिशाली का हित है। और वह तर्क देता है कि सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करती है? नियम बनाती है। ठीक है, नियम बनाती है और उनका उल्लंघन करने वालों को क्या करती है? उसे दंड देती है। और नियम और न्याय निर्बल लोगों को बस में रखने के लिए बने हैं। यानी नियम और जो न्याय है वो किसके लिए बने हैं? जो निर्बल लोग होते हैं। ठीक है, निर्बल, कमजोर वर्ग,
उनके लिए बने होते हैं। और यह बात कहीं न कहीं ज़रूर, यह बात सच्चाई भी है कि जो अमीर आदमी होता है, पैसे वाला आदमी होता है, वह पैसे से बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो बेचारा फंस जाता है। तो ये चीजें हैं कि वह कहता है कि जो निर्बल है, जो कमजोर है, उसी के लिए दंड बना होता है और उसी के लिए ये नियम बने होते हैं, राज्य जो नियम बनाता है। और नियम और न्याय निर्बल लोगों को यानी बस में करने के लिए बने हैं। शक्तिशाली जो होते हैं उन पर इसका कोई भी बंधन नहीं चल पाता है। ठीक है, आज की डेट में भी यह चीज लागू होती है, जबकि कितने समय बीत चुका है इन सब चीजों को। ठीक है, और तो ये कहता है, और सुकरात थ्रेसिमेकस के इस तर्क को भी लेकिन काट देता है, और इसके बाद ग्लौकन जो होता है अपना विचार प्रस्तुत करता है, और वह कहता है कि मनुष्य सर्वत्र अपना सुख ढूंढता है और अतः आत्मोन्नति ही क्या है, न्याय है। जो ग्लौकन है वो कहता है कि आत्मोन्नति जो है, ठीक है, वो अपना वो न्याय है, यानी अपनी आत्मा की उन्नति। ठीक है, और यदि दूसरों को सता सता कर, ग्लौकन कहता है कि यदि आप दूसरों को सता सता कर और सताएंगे और सता कर अगर आपने कोई कार्य किया है, ठीक है, तो फिर जो है वो आपका क्या होगा, स्वार्थ होगा, और आप इसे कैसे शुभ मान सकते हैं। परंतु ऐसा नियम बना देने पर बलवान निर्बल को सताने लगेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने से बलवान व्यक्ति का क्या होगा, उससे भय बना रहेगा। ठीक है, और सुकरात इस परिभाषा से भी संतुष्ट नहीं होता है, और अंत में सुकरात जो है, ठीक है, अपने विचार रखता है इस बात पे। ठीक है, ना ही वो थ्रेसिमेसक के विचार से जो शुरू होता है, और ना ही वो ग्लाउकन के विचार से जो है वो संतुष्ट होता है। ठीक है, फिर वह अपना तर्क देता है और अपना विचार सुकरात रखता है कि न्याय व्यक्तियों का परस्पर क्या है, संबंध है। ठीक है, सुकरात कहता है कि न्याय जो है वो व्यक्तियों का परस्पर संबंध है, आपस में संबंध है, जो कि सामाजिक संगठन पर आश्रित है। किस पर आधारित है, सामाजिक संगठन पर आश्रित है, और समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त होगा और व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। तो ये कहता है जो है सुकरात। ठीक है, और जो ये यहाँ पे प्रश्न बनता है शक्तिशाली का, ये बात कही थी किसने, थ्रेसिमेकस ने ये चीज कही थी। ठीक है, और जो ग्लाकन है वो कहता है कि यदि दूसरों को सता सके अपना स्वार्थ जितना लगातार संभव तो इसे शुभ मान सकते थे, और आत्मोन्नति ही न्याय है, ये कहता है थ्रेसिमेकस। बाकी दोनों नाम तो यूं दे दिए गए हैं, और राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, स्वतत्व बोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किया है लॉक ने, ग्रीन ने, लास्की ने, मैकफरसन ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकफरसन। ठीक है, और मैकफरसन के अनुसार उदारवादी चिंतन जो है वो 17वीं, ठीक है, 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से ही एक अव्यक्त धारणा पर आधारित है। ठीक है, स्वतत्व जो है ये मैकफरसन के अनुसार उदारवादी चिंतन, और यह धारणा आज भी उसके साथ जुड़ी है, और यह धारणा को मैकफरसन स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा देता है। क्या कहता है, स्वतत्व बोधक, ठीक है, या मूलक व्यक्तिवाद। ठीक है, इसकी वो संज्ञा देता है जिसमें विचार निहित है कि व्यक्ति वस्तुतः अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी होता है। ठीक है, व्यक्ति अपने शरीर और जो उसकी क्षमता होती है, ठीक है, वो उसका क्या होता है, स्वामी होता है, और इसके लिए वह समाज का ऋणी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकफरसन, ऑप्शन डी। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है, वर्ग, वैधानिक संस्थाएं, उत्पादन के साधन, और दल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधानिक संस्थाएं। मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना समाज का, ठीक है, आधार या नींव, ठीक है, आधार या नींव है, और समाज के कानूनी और राजनैतिक ढांचे तथा सामाजिक चेतना की जो विविध अभिव्यक्तियां होती हैं उसकी अधिसंरचना की श्रेणी में इसे रखा जाता है। राइट ऑप्शन, वैधानिक संस्थाएं मार्क्स के अनुसार अधिसंरचना का अंग है। फिफ्थ क्वेश्चन है, उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है समूहवाद कहा जाता है, गिल्ड समाजवाद कहा जाता है। सी ऑप्शन है
श्रमिक संघवाद कहा जाता है या फेबीवनवाद कहा जाता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गिल्ड समाजवाद कहा जाता है उस समाजवादी विचार को जो उद्योग में जनतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर होता है। ठीक है, गिल्ड समाजवाद के कट्टर समर्थक जीडीएच कोल, ठीक है, जीडीएच कोल ने जो है गिल्ड समाजवाद को मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, उद्योग में स्वशासन और उद्योग के प्रजातांत्रिक स्वरूप तथा गिल्ड मंडल के रूप में व्याख्यायित किया था, जीडीएच कोल। ठीक है, ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन है, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन है, इतिहास भौतिक जीवन का अध्ययन है, ये ऑप्शन। इतिहास का अंतिम लक्ष्य भौतिक उन्नति है, इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है, डी है इतिहास आर्थिक जीवन की कहानी है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है, मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो अध्ययन है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, क्या द्वंद्वात्मक, ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी इसको कहा जाता है, भौतिकवादी व्याख्या भी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कथन सही है? फेबियन धन का समान वितरण लाना चाहते थे। ऑप्शन ए है करों और भूमि सुधार के माध्यम से, या उद्योगपतियों की प्रवृत्ति के परिवर्तन से, या राज्य के बलशाली दबाव से, या वर्ग समन्वय के माध्यम से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, करों और भूमि के सुधारों के माध्यम से। देखिए, फेबियनवादों की कार्य पद्धति व उनका कार्यक्रम क्रांतिकारी मार्ग से न चलकर विकासवादी मार्ग से चलते हुए, ठीक है, क्रांतिकारी से न चलकर विकासवादी, ठीक है, विकासवादी मार्ग से चलते हुए समाज व्यवस्था के सुधार के उनके उद्देश्य के ही अनुकूल थे। ठीक है, और उन्होंने उद्योग विषयक सामाजिक कानूनों के पारित किए जाने पर बल, सार्वजनिक उद्योग की वस्तुओं के उत्पादन तथा उद्योगों के सार्वजनिक स्वामित्व तथा उच्च उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, भूमि व उद्योगों में लगी पूंजी पर करारोपण का क्या किया है? समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एंजल्स, कार्टस्की, लेनिन, स्टालिन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टालिन। मार्क्सवाद के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को लेनिन ने राष्ट्रीय रूप दिया और इन्होंने एक देश में समाजवाद की संभावना के सिद्धांत को जन्म दिया। और 1915 में लेनिन ने इस संबंध में लिखा था कि पूंजीवाद यह निश्चित नियम है कि सब देशों में आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति समान नहीं होती, अतः समाजवाद का कुछ या केवल एक देश में भी सफल होना संभव। और उसका विश्वास था कि पूंजीवाद के सागर के बीच एक समाजवादी द्वीप जो होता है सारे संसार के सर्वहारा वर्ग, ठीक है, सर्वहारा वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, और सफल होना संभव है। और उसका विश्वास था कि पूंजीवाद के सागर के बीच जैसे सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का काम करेगा। और जो स्टालिन है, ठीक है, इन्होंने स्टालिन ने लेनिन के एक देश में समाजवाद सिद्धांत को प्रमुखता से अपनाया। लेनिन ने एक देश में समाजवाद के जो है सिद्धांत को अपनाया तथा उसकी सविस्तार व्याख्या की और उसे व्यवहार में लाने का इसने प्रयास किया, व्यवहार में लाने का। तो एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया स्टालिन ने। ठीक है, और जबकि इसके बारे में जो है लेनिन ने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मार्क्सवाद के इसको रूप दिया और इन्होंने एक देश में समाजवाद की संभावना के सिद्धांत को जन्म दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे जैकोबिन, राउंडहेड्स, लेवलर्स, जेएस मिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवलर्स, पूर्ण मताधिकार के सर्वप्रथम प्रतिपादक। ठीक है, देखिए, संसद में प्रतिनिधित्व की समानता, ठीक है, संसद में प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रतिनिधित्व की समानता लेवलर्स का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, समानता लेवलर्स का मुख्य उद्देश्य बन गया। और वे वयस्क पुरुष जो है मताधिकार चाहते थे। क्या चाहते थे? वयस्क पुरुष मताधिकार,
उत्तराधिकार। ठीक है, ये कौन? लेवलर्स। और उन दिनों स्त्री मताधिकार की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, यानी स्त्री का तो कोई मतलब नहीं था कि स्त्रियों के बारे में ये चीजें सोची जाए। ठीक है, और स्त्रियों के बारे में यानी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और लेवलर्स प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत में विश्वास करते थे। ये चीज किसके कौन से अधिकारों में? प्राकृतिक। ठीक है, और उसके अलावा राजनीतिक शक्ति में भाग लेने के अधिकार को नागरिकों को एक प्राकृतिक अधिकार समझते थे लेवलर्स। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है श्रम नहीं बल्कि समाज भी मूल्य का निर्माता है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, फेबियन समाजवाद। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कौन सी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज मूल्य का निर्माता है? तो श्रेणी समाजवाद। ठीक है, देखिए फेबियनवादी समाजवाद का आर्थिक आधार उनका मूल्य सिद्धांत था। क्या था उनका? मूल्य सिद्धांत। और जो है यह लोग कार्ल मार्क्स के मूल्य के श्रम का सिद्धांत से जो है उससे असहमत है, और उनका विश्वास था कि वस्तुओं का मूल्य समाजकृत है, न कि श्रमिक कृत है। ठीक है, तो कौन सी विचारधारा समाजवादी विचारधारा मानती है श्रम नहीं बल्कि समाज भी मूल्य का निर्माता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, श्रेणी समाजवाद। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जेएस मिल, टीएच ग्रीन, जीडीएच कोल, जेएस एच जेलास्की। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे जीडीएच कोल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जीडीएच कोल। जीडीएच कोल के अनुसार पूर्णतया वास्तविक प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व है, और इसका अभिप्राय है कि समाज में उतने पृथक रूप में चुने प्रतिनिधियों के समूह होने चाहिए जितने प्रचलित, ठीक है, जितने प्रचलन में है प्रचलित विशिष्ट कार्यों के, ठीक है, समूह हो, कार्यों के समूह हो। राइट ऑप्शन जीडीएच कोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है? मार्क्स ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, काटस्की ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेनिन ने अपनी विख्यात कृति थी, ठीक है, इनकी विख्यात कृति थी इंपेरियलिज्म। ठीक है, इंपेरियलिज्म इनकी विख्यात कृति थी, और द हाइट्स स्टेज, ठीक है, स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये थी किसकी? लेनिन की 1916 की रचना। तो ये पुस्तक थी इंपेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज, ठीक है, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेती है। क्या कहा था? कि पूंजीवाद की विस्तारवादी जो नीति है, ठीक है, पूंजीवाद की जो विस्तारवादी नीति है वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में वो किसका रूप धारण कर लेती है? साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेती है। राइट ऑप्शन सी लेनी। निम्न में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग या चुनाव लड़ना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनाव लड़ना। ये नहीं अपनाते, बाकी सारा अपना संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग। आधुनिक जैसा कि समय में राजनीतिक दलों और दबाव समूह में उद्देश्य संबंधी अंतर करना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें मुख्य अंतर निर्वाचन में भाग लेने के संबंध में होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की क्रिया के संबंध में निम्न में से किसने अल्पतंत्र लौह सिद्धांत की बात कही? मैकाइबर, डुवर्जर, फाइनर, मिशेल्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, मिशेल्स। जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स जर्मन समाज हैं ये। तो जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्होंने गुटतंत्र के लौ नियम का जो है निरूपण करते हुए विचार व्यक्त किया
कि राजनीतिक दल के सारे निर्णय करने की शक्ति अंततः एक गुट के हाथों में आ जाती है। किसके हाथों में? एक गुट के हाथों में आ जाती है। और परंतु आधुनिक राजनीतिक दल अपने जो गुटतंत्री चरित्र को छिपाता है और अपने आप को लोकतंत्रीय, ठीक है, गुटतंत्री को छिपा के अपने आप को क्या करता है? लोकतंत्रीय जो है वेश में उसको प्रस्तुत करता है। जर्मन जो है ये समाज वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट मेसल ने यह बात कही और लव नियम का निरूपण किया था इन्होंने और यह विचार व्यक्त किया था गुटतंत्र के लव नियम का। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत सेवक समाज, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सेवक समाज एक तरीके का संगठन है, जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे। और ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सेवक समाज, और प्रत्यक्ष रूप से अपने समर्थकों के लिए राजनीतिक मांग नहीं प्रस्तुत करते हैं और राजनीतिक मांग नहीं प्रस्तुत करते। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आंतरिक संगठन है। और भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस राजनीतिक चिंतक, ठीक है, राजनीतिक चिंतक द्वारा वर्गीकृत सामुदायिक हित समूह का एक ये उदाहरण है। तो दबाव समूह माना जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। ठीक है, और ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।